नमस्कार बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने पाठ नंबर 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में रासायनिक अपक्षय के बारे में जानकारी दी थी और आज हम चलेंगे पाठ नंबर 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में जैविक अपक्षय के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि जैविक अपक्षय क्या है। जैविक अपक्षय मतलब पौधों तथा प्राणियों द्वारा होने वाला अपक्षय। जैविक अपक्षय पौधों तथा प्राणियों द्वारा होने वाला अपक्षय। बच्चों, पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिट्टी में रहने वाले अनेक जीव जंतु यहाँ पे देख रहे हैं आप, चींटियाँ हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, केंचुए हैं जो बिल बनाकर रहते हैं। वह शैलों को कमज़ोर कर देते हैं और उनके विघटन तथा टूटने में सहायक भी बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब चींटियाँ जहाँ पर बिल बनाती हैं उनके बिल के आसपास भुरभुरी मिट्टी दिखाई देती है। और साथ ही साथ जहाँ पे चूहे बिल बनाते हैं, जैसे खेतों में चले जाइए, घरों में चले जाइए, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि चूहे के बिल के पास हमें भुरभुरी मिट्टी अंदर से वह बाहर निकालते हैं, तो वह भुरभुरी मिट्टी में दिखाई देती है। तो यह सहायक होते हैं किसी न किसी रूप में अपक्षय होने में। इसी प्रकार भूतल पर रहने वाले पशु एवं जीव जंतु मिट्टी को खोदकर उसे ढीली और कमज़ोर बना देते हैं बच्चों। जैसे मनुष्य, पशु, जीव जंतु, मनुष्य भी इसमें सहायक होता है कि वह कभी देखो आप खदान कार्य करता है, मिट्टी को खोदता है, खनिज पदार्थ निकालता है, तो उससे भी चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। तो यह सब चट्टानों कमज़ोर होने के कारण जिससे शैलों का विघटन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। और इतना ही नहीं, स्वयं मनुष्य भी इस अपक्षय का एक सशक्त कारक बनता है। बच्चों, जैसे अगर देखा जाए तो किले के बुर्ज पर चढ़े हुए वृक्षों को आपने देखा होगा। आपने उस जगह की जड़ें गहराई में जाकर बुर्ज के पत्थरों को क्या करती हैं, अलग अलग कर देती हैं, आपने देखा होगा। और साथ ही साथ वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वह पत्थरों के कड़ों में तनाव उत्पन्न करती है। आप लोगों ने देख रहे होंगे ये तनाव, ये जो दरारें हैं इसमें चट्टानों की दरारों में जब जड़ें जाती हैं तो उनको चौड़ा कर देती हैं, तनाव उत्पन्न होता है। और जब तनाव उत्पन्न होता है तो वह पत्थर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। जो चींटियाँ बॉबी बनाती हैं, चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी और कृमि कीटक जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इन सब प्राणियों को बिल खोदने वाले प्राणी भी कहते हैं। उनके खोदने के कार्यों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। इसके अलावा आपने बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, काई, पत्थर फूल इत्यादि वनस्पतियाँ भी बढ़ती हैं, उससे भी चट्टानों का अपक्षय होना स्वाभाविक हो जाता है। तो बच्चों, ये जो जैविक अपक्षय है इनके कारक भी बहुत होते हैं। किन कारणों से जैविक अपक्षय होता है, तो चलिए जानते हैं कि किन कारणों से जैविक अपक्षय शुरू होता है। तो जैसे जैविक अपक्षय के कारण, क्या कारण है, जीव जंतु। अब इन जीव जंतुओं के कारण किस प्रकार से जैविक अपक्षय होता है। तो जैसे बच्चों, हमारा पहला कारक है जीव जंतु। बच्चों, धरातल पर लाखों प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जिनमें चूहे, केंचुए, खरगोश जितने भी बिल में रहने वाले जीव जंतु हैं, वे लोग क्या करते हैं, अपने निवास के लिए चट्टानों को काटते हैं और बिल बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो चूहा है वह बिल बनाकर अंदर गया है। तो इनके आवास के लिए क्या चाहिए, ये क्या करेंगे, चट्टानों को काटेंगे और चट्टानों के अंदर एक सुरंग जैसा बनाएंगे और वह क्या करेंगे, मिट्टी को बाहर निकालेंगे, आवश्यकता से जो अधिक मिट्टी है, और उनमें बिल बनाकर रहना स्टार्ट करेंगे। तो जब यही क्रिया बार बार हमें देखने के लिए मिलती है और धीरे धीरे यहाँ की जो चट्टानें वो क्या हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और चट्टानें
विघटित होकर टूटने लगती हैं। इन जीव जंतु के द्वारा भी अपक्षय होता है, भले ही अल्प मात्रा में ही क्यों हो, थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, लेकिन यह भी अपक्षय के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। चलिए जानते हैं हमारा दूसरा कारण क्या है। वनस्पति। वनस्पति के कारण भी अपक्षय की क्रिया होती है। आप देख रहे हैं वनस्पति, जैसे पेड़ों की जो जड़ें हैं वह चट्टानों के अंदर गई हैं, तो कई प्रकार के पेड़ पौधे चट्टानों की दरारों में घुस जाते हैं, और जैसे जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं उनके बढ़ने के अनुसार चट्टानों की दरारों को क्या करेंगे, चौड़ा करने लगते हैं। और चट्टानों की दरारें जब अधिक चौड़े होने के कारण वो क्या करती हैं, टूटने लगती हैं। उनमें टूट फूट होना स्वाभाविक हो जाता है। बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं जब हम घूमने जाते हैं या कभी गांव में भी हम जाते हैं या गांव में घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी कि अगर हमारे मकान के बगल में कोई छोटा पेड़ है, वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसकी जड़ें भी बढ़ती हैं, और जब जड़ें बढ़ती हैं तो धीरे धीरे क्या करती हैं, हमारे घरों की दीवारों में वह जड़ें अंदर घुस जाती हैं, और धीरे धीरे अभी तो पतली हैं जड़ें, लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है उनकी जड़ें भी बड़ी होने लगती हैं, और जब उनकी जड़ें बड़ी होने लगती हैं तो जिस दरार में उनकी जड़ें गई हैं वह दरारें क्या होंगी, चौड़ी होने लगती हैं। तो धीरे धीरे उनकी दरारें चौड़ी होने के कारण धीरे धीरे वह टूटने लगती हैं। हमारा तीसरा कारण है मनुष्य। मनुष्य के कारण भी चट्टानों का अपक्षय शुरू होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मनुष्य जो है वो खदान कार्य कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं, इनको खनन कार्य भी कहते हैं। तो यह क्यों करते हैं, सबसे पहला यह कारण है, यह क्यों हम मनुष्य क्यों ऐसा काम करते हैं जिसके कारण अपक्षय होता है। तो मनुष्य की कुछ न कुछ बच्चों आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाने खोदता है, खदान कार्य करता है, और कभी कभी सुरंगें भी बनाता है। जैसे टनल हम बोलते हैं, टनल आ गया, तो ट्रेनों को जाने के लिए, रेल को जाने के लिए चट्टानों को हम खोदेंगे तब तो हम सुरंग बनाएंगे ना। तो जब सुरंग बनाएं तो कभी कभी क्या होता है कि सुरंग बनाने हमने कार्य शुरू किया सुरंग बनाने का, लेकिन कार्य समाप्त नहीं हुआ, उसके पहले ही ऊपर की चट्टानें धंस जाती हैं, तो इसके कारण भी अपक्षय होना स्वाभाविक हो जाता है। तो निर्माण के लिए जैसे हम खाने खोदते हैं, सुरंगें बनाते हैं, तो और उनके निर्माण के लिए चट्टानों को भी हमें कभी कभी तोड़ना पड़ता है। इस प्रकार अनेकों बार चट्टानों का अपक्षय हमें देखने के लिए मिलता है। बच्चों इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य हम स्वयं भी एक अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। हमारे कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। बच्चों धरातल पर अपक्षय की क्रिया होती है, ये आपको पता है। वह सभी जगह एक समान नहीं होती। जैसे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, ये तीनों अपक्षय के बारे में हमने जानकारी ली। इनके तत्व जहाँ पर क्रियाशील होंगे वहीं पर अपक्षय अधिक होगा, और जहाँ पर इनके तत्व क्रियाशील कम होंगे वहाँ पर इनका अपक्षय कम होता है। बच्चों अभी हमने अपक्षय से संबंधित भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के बारे में जानकारी ली। तो इसमें जो एक शब्द आया है अपक्षय, तो बच्चों अपक्षय क्यों होता है, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके कारण अपक्षय प्रभावित होता है और अपक्षय की क्रिया होती है। तो चलिए जानते हैं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो जैसे अपक्षय को प्रभावित करने वाले तत्व, चट्टानों का संगठन एवं संरचना, भूमि की ढलान कैसी होनी चाहिए, शैल संधि, वनस्पति का आवरण और
जलवायु। यह जो 5 प्रकार के तत्व हैं, इनके कारण अपक्षय की क्रिया अधिक से अधिक प्रभावित होती है। अब जैसे भूमि की ढाल है, चट्टानों का संगठन है, शैल संधि है, वनस्पति का आवरण है और जलवायु है। तो चलिए देखते हैं कि चट्टानों का संगठन एवं संरचना किस प्रकार से अपक्षय को प्रभावित करती है। चट्टानों का संगठन एवं संरचना, ये आप देख रहे हैं चट्टानों का ये चट्टान है, इनका संगठन कैसा होना चाहिए, इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, मजबूत है या मजबूत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अपक्षय की प्रक्रिया चट्टानों के संगठन और संरचना का अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये अपरदन विघटन के प्रमुख रूप माने जाते हैं। उस तरह जो कमजोर व संगठित चट्टानों पर अपक्षय अधिक होता है। जो चट्टानें कमजोर होंगी, संगठित होंगी, उन पर अपक्षय की क्रिया अधिक होती है, जबकि जो कठोर चट्टानें होती हैं उनका अपक्षय कम और धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर चट्टानें भी देखा जाए तो 2 होती हैं, जैसे 2 प्रकार की होती हैं, कोमल चट्टानें और कठोर चट्टानें। तो कोमल चट्टानें क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, वह जल्दी टूटती हैं। और जो कठोर चट्टानें होती हैं वह मजबूत होती हैं, वह टूटेंगी, उनका भी घर्षण होता है, वह भी घिसती हैं, उनका भी अपक्षय होता है, लेकिन धीरे धीरे देखने के लिए हमें मिलता है। इसके विपरीत जो कोमल चट्टानें होती हैं उनका अपक्षय तीव्र गति से होता है। जैसे कोई कोमल चीज़ ले लीजिए, जैसे हमने कोमल चीज़ में हमने एक केला ले लिया, आप खाते होंगे, आपको पता है। और इसके विपरीत थोड़ा कठोर हमने लिया, कोई आप सेव ले लीजिए। तो अगर दोनों को अगर हमने बोले कि एक ही साथ दोनों को तोड़ना है, तो क्या दोनों एक ही साथ टूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही कोमल है और एक उससे कठोर है। तो अगर केला को तोड़ने के लिए बोला जाए तो हम केले को क्या करेंगे, जल्दी तोड़ देंगे। इसके विपरीत सेव को तोड़ने में हमें समय लगेगा। हो सकता है वह धीरे धीरे टूटे, उसको टूटने में समय लगेगा, या वह खंडित हो जाए, टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगा, उसके आकार बदल जाएंगे, तो उसको समय लगेगा। उसी प्रकार जो कोमल चट्टानें होती हैं वह जल्दी टूटती हैं, और जो कठोर चट्टानें होती हैं वह उनको टूटने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है। जैसे अवसादी चट्टानों में अपक्षय अधिक होता है, परंतु उसके विपरीत जो आग्नेय चट्टानें होती है, पता है ना आपको, आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी के उद्गार के कारण तैयार होती हैं, उनका अपक्षय कम और धीरे धीरे होता है। आगे देखते हैं बच्चों, भूमि का ढाल। भूमि की ढलान कैसी होनी चाहिए? भूमि की ढलान के ऊपर भी अपक्षय की क्रिया निर्धारित की जाती है। जैसे आप अपने मन में ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे आपको छत से उतरना है, तो आपको समय दिया गया कि हाँ, आपको 5 मिनट में छत से नीचे आना है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सीढ़ी से आना है तो आपको समय लगेगा, अगर आपके जंप करके आना है डायरेक्ट तो आपको कम समय लगेगा। तो अगर आप छत से डायरेक्ट जंप कूद कर आ रहे हैं नीचे, तो आपकी वो ढलान कैसी हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी, जल्दी आ जाएंगे। और अगर आप सीढ़ी से आ रहे हैं तो आपको आने में समय लगेगा। तो सीढ़ी की ढाल कैसी है? मंद गति की है। और छत की जो जंप करके आ रहे हैं आप, उसकी ढाल कैसी है? तीव्र गति की। तो इसी प्रकार भूमि की ढाल भी होती है। भूमि की ढाल पर अपक्षय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, एकदम सीधा। जिन भागों में भूमि का ढाल कम होता है वहाँ पर चट्टानें अधिक संगठित रूप से रहती हैं और उनके ऊपर अपक्षय का प्रभाव भी कम पड़ता है। इसके विपरीत तीव्र ढाल वाले जो चट्टानें हैं उनका विघटन तीव्र गति से होता है और चट्टानों का संगठन कम पड़ जाता है, जिसके कारण चट्टानें टूटती हैं और खिसक जाती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, शैल संधि। ये देखिए शैल है, इनकी संधि, संधि मतलब जोड़ होता है।
इनका जोड़ कैसा है, बहुत जटिल है या बहुत कमज़ोर है। जिस चट्टान में शैल की जो संधि होती है वह जब अधिक होगी तो उन चट्टान पर अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है और चट्टानें टूटने लगती हैं। बच्चों, इसके विपरीत जिन चट्टानों में शैल संधि कम होती है उनका अपक्षय जो होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण अपक्षय की क्रिया अधिक होगी। नंबर 4 है वनस्पति का आवरण। वनस्पति का आवरण, वनस्पति का आवरण भी अपक्षय को प्रभावित करता है। ये देखिए, यहाँ पर ज़्यादा वनस्पति आपको दिखाई गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वनस्पति बहुत कम मात्रा में है। तो यहाँ की जो वनस्पति होंगी वो क्या करेंगी, अपने जड़ों से चट्टानों को या मिट्टी को जकड़ कर रखेंगी और यहाँ पर वनस्पति नहीं है तो इनका अपक्षय अधिक होगा। तो वनस्पति अधिक होगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि वनस्पतियों के कारण भी अपक्षय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आगे जलवायु। जलवायु क्या है कि आर्द्र जलवायु में रासायनिक और शुष्क जलवायु में भौतिक अपक्षय अधिक मात्रा में होता है। उष्ण और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है। तापमान में भारी अंतर होने के कारण चट्टानें दिन में फैलती हैं और रात में सिकुड़ती हैं। तो तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है वर्षा की कमी के कारण शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में, उष्ण जलवायु वाले प्रदेश में। तो दिन में तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें फैल देंगी, उनके अंदर जो लौ की मात्रा होती है वह फैलती हैं और जब रात होती है तो तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण वह चट्टानें सिकुड़ने लगती है। तो ये क्रिया हमें बार बार देखने को मिलती है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो जिसके कारण चट्टानें जो होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे उनका विघटन होना शुरू हो जाता है बच्चों। इसी प्रकार अगर हम देखें तो पूरे विश्व में भौतिक अपक्षय अधिक सक्रिय रहता है, अधिक देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा हमें भौतिक अपक्षय ही देखने के लिए मिलता है। शुष्क और शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय अधिक सक्रिय रहता है और तीव्र गति से होता है, हमेशा लगातार होते रहता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ चट्टानों की दरारों में भरा हुआ जो जल है तापमान के कम होने के कारण रात में क्या होता है वह जम जाता है और जब दिन होता है तापमान बढ़ता है तो वह धीरे धीरे पिघल जाता है। यह क्रिया यदि रोज होती रहे, दिन प्रतिदिन होती रहती है तो चट्टानें क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण चट्टानों का विघटन शुरू हो जाता है। शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय व जैविक अपक्षय हमें अधिक देखने के लिए मिलता है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जैविक अपक्षय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।